लेकिन सर अगर फंड जैसे अगर हम लोग रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो उसका आधार क्या होना चाहिए? क्या हम लोग AUM देखें, क्या किसी फंड स्कीम की हम लोग पास परफॉर्मेंस देखें, या फिर फंड मैनेजर का एक तरह से परफॉर्मेंस देखें यहाँ के वो कैसे यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है? कौन से पैरामीटर्स पर ध्यान रखते हुए फंड्स को चुनना चाहिए? देखिए, बहुत ही आसान तरीके से अभिषेक मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि दो तरीके को निश्चित करिए। एक तरीका होता है कि भाई मेरा गोल क्या है, यानी मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, यानी मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, और साथ साथ में जब मैं गोल को डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरा टाइम होराइजन क्या है। क्या मुझे वो शॉर्ट टर्म के लिए डालना है, मीडियम टर्म के लिए डालना है, या लॉन्ग टर्म के लिए डालना है? क्या मेरे कौन से गोल के लिए मुझे निवेश करना है? बच्चों के पढ़ाई के लिए करना है, बच्चों के शादी के लिए करना है, फॉरेन वेकेशन के लिए करना है, या मुझे घर खरीदना है? तो ये चीज को डिफाइन करना चाहिए। मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मॉडरेट रिस्क लेना चाहता हूं, या एग्रेसिव रिस्क लेना चाहता हूं। तो ये एक साइड पर ये तीन चीजों को डिफाइन करना चाहिए। और दूसरी साइड पे जो आपने कहा कि कोई कौन सा फंड मैनेजर है, कौन सा फंड हाउस है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, वो फंड मैनेजर कितने टाइम से ये फंड को मैनेज कर रहा है, उसने परफॉर्मेंस कैसा दिया है, क्या बेंचमार्क है, बेंचमार्क के रिटर्न्स क्या आया है, क्या फंड ने कैसे कंसिस्टेंसी से रिटर्न्स दिए हैं। तो ये एक दूसरी साइड हो गई। पर ये दोनों साइड को ध्यान में रखकर एक संतुलन करके मुझे ये दोनों साइड को ध्यान में रखकर मेरा पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है सर। सर वाइटो कैपिटल की एक स्टडी मैं पढ़ रही थी, उसमें सर ये लिखा था कि मिड कैप फंड्स की अगर बात करें खास करके 10 साल की टाइम होराइजन में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म इन फंड्स ने किया है, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है 17% के आसपास का, 17.4% के आसपास का रिटर्न इन्होंने दिया है। हालांकि लार्ज कैप्स को अगर देखें उन्होंने 13% रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और अगर स्मॉल कैप को भी देखें जिससे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है रिटर्न के लिहाज में, तो इसने 14.8% का रिटर्न दिया। सर अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि इस स्टडी के मुताबिक मिड कैप सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग रहे, लेकिन सर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स का एक सही मिक्सचर किसी के भी पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? कितना एलोकेशन रखना चाहिए, कितना एक्सपोजर रखना चाहिए? देखिए, ये स्टडीज जो है ना वो बहुत ही काम आती है, ठीक है, कुछ चीज़ों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसमें यह भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि हर एक निवेशक अलग अलग होता है, हर एक निवेशक की नीड्स अलग अलग होती है, हर एक निवेशकों के फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, टाइम होराइजन अलग अलग हो सकते हैं। तो हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसको ही गांठ बांध लो और इसके हिसाब से ही निवेश करो। अभी जैसे कैसा होता है कि जो सोच रखकर कोई भी निवेशक निवेश करता है, अभी अगर ये स्टडी को एक बार सोचे तो हमने स्टडी को देखा, हमने इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया, और हमने सिर्फ ये देखा कि भाई मिड कैप ही अच्छा रिटर्न्स देता है और मिड कैप में 10 साल तक रहता है तो अच्छा रिटर्न बन सकता है। अभी ये सोचकर क्या होता है कि दिव्या, निवेशक सारे पूरे पोर्टफोलियो में सारे मिड कैप फंड ही डाल देता है। सारे, या तो स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, स्मॉल कैप रिटर्न्स 18% 20% देख रहा है तो मैं सारे स्मॉल कैप को डाल देता हूं। तो कभी कभी ये चीजें भ्रमित भी कर सकती है, क्योंकि जो पढ़ने वाला है या तो उसको समझने वाला है, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग शायद से नहीं हो सकती है, राइट। तो ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि जो ये स्टडीज कहता है, देखो स्टडीज हमको एक डायरेक्शन दे सकता है, एक सोच देख सकता है, पर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचे तभी जैसे आपने कहा कि एलोकेशन सभी में होना चाहिए। सिर्फ मिड कैप में एलोकेशन करके भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है मिड कैप और स्मॉल कैप ही ऐसे कैटेगरीज हैं जो सबसे ज्यादा गिरते हैं। तो एलोकेशन कैसा होना चाहिए, जो आपका सवाल था, मेरे हिसाब से एक एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पोर्टफोलियो में ये तो तय है कि तीनों कैटेगरीज होने चाहिए, लार्ज भी होना चाहिए, मिड भी होना चाहिए और स्मॉल भी होना चाहिए। मान के चलिए दिव्या, मेरा टाइम होराइजन यहाँ से 5 साल से 7 साल का है, तो मैं लार्ज कैप को एलोकेशन दूंगा ज्यादा, यानी मेरा ओवरऑल एलोकेशन, मेरा ओवरऑल टाइम होराइजन 5 साल 7 साल का है, जिसको मैं मीडियम टर्म कहता हूं। यानी मैं मीडियम टर्म कहता हूं, 5 से 7 साल टाइम होराइजन है। हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म भी होना चाहिए, मीडियम टर्म भी होना चाहिए और लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए। तो मेरे पोर्टफोलियो में मीडियम टर्म अगर ज्यादा है तो मैं लार्ज कैप को ज्यादा एलोकेशन दूंगा, क्योंकि लार्ज कैप मीडियम टर्म में रिटर्न्स अच्छा दे सकते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म में जब मैं प्लानिंग करता हूं और मेरी ओवरऑल प्लानिंग ही लॉन्ग टर्म है, बराबर है, यानी वो 7 साल से ज्यादा का है, 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप को ज्यादा एक्सपोजर देता हूं, ठीक है। अभी अनुमान अगर आप बोले कि नहीं, ये तो विरल सब्जेक्टिव हो गया, राइट, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज भी हो सकता है।
पर अगर थोड़ा सा गाइडेंस देना है और डायरेक्शन देना है तो 30 to 40% जो मेरा पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप को देना चाहिए और 60% का जो मेरा पोर्टफोलियो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड करना चाहिए। तो उसमें मान के चलिए आप 30 to 40% मिड कैप को दे रहे हैं और 20 to 30% आप स्मॉल कैप को दे रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो, आपका रिस्क प्रोफाइल बोल रहा है कि नहीं मैं तो विरल रिस्क ले सकता हूं, मैंने मार्केट समझता है, मार्केट जब गिरता है तभी स्मॉल कैप और मिड कैप 30, 40, 50% भी गिर सकता है, ये सब कुछ मैंने समझ लिया है, मैं एकदम कंफर्म हूं कि नहीं मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहूंगा और मैं पोर्टफोलियो को डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करूंगा, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 60-70% भी आप मिड कैप स्मॉल कैप जा सकते हैं। बट अगर थंब रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और सब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा बाहर बाजू में रख दिए तो 40% तक का पोर्टफोलियो आपका लार्ज कैप होना चाहिए और 60% का पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप होना चाहिए।